नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल 80% लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि गलत जीवन शैली जीने के कारण। तो अच्छी जीवन शैली कैसे जीना चाहिए, आज ये हम जानेंगे। एक जो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट है 85 ईयर के राजेंद्र प्रसाद सिंह सर जी, जो कि एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फिट है। अभी तक उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी है। आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जिसके कारण वो फिट रहते हैं। तो आइए मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह सर से। मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, रिटायर्ड टीचर और दैनिक भास्कर नागपुर में से एक एज जर्नलिस्ट रिटायर हो चुका हूँ। मैं शिक्षक के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ और बच्चों को मैंने खेल कूद में लगा करके हमेशा बहुत अच्छा नतीजा लिया है। जहाँ 4% 5% रिजल्ट आता था, मैंने बच्चों को खेल कूद में लगा करके 95% तक रिजल्ट लिया। तभी से मैं खेल के प्रति मेरी रुचि और बढ़ गई। तो एक तो मैं खिलाड़ी हूँ, शिक्षक हूँ और स्वास्थ्य के नियम है उनका पाबंद हूँ, पाबंदी से उनका पालन करता हूँ। यद्यपि मैं पेट की बीमारी से पूरे 20 साल की उम्र से ग्रस्त रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बीमारी को दरकिनार किया और वो बीमारी मेरी कोई बड़ी बीमारी नहीं बन पाई। हालांकि बीमारी थी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, बहुत भयंकर तकलीफ, पेट में दर्द होता था, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मुझे उस ज़माने में एक बंगाली डॉक्टर NC घोष की किताब में एक जगह पढ़ने को मिला कि गर्म पानी से आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाजमे को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने वही उपाय अपनाया और काफ़ी कुछ मैंने कंट्रोल में रखा अपनी बीमारी को बाद में। लेकिन अब जब से नई दवाएं आ गई हैं तो नई दवाओं से भी कोशिश की और एक यहाँ नागपुर के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर सुधीर तोमे के यहाँ मैं गया, उनका इलाज लिया, लेकिन कम नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर सुधीर तोमे ने कहा कि सर आप तो खिलाड़ी जैसे लगते हैं, आप बीमार तो लगते नहीं, लेकिन आपको पेट की बीमारी क्यों है? तो असल में आपके पेट की बीमारी आपके मस्तिष्क से, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बातें दिल से ले लेते हैं और भोगते रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, खुद भोगते हैं। इसलिए आपकी बीमारी जो है पेट की है। और थोड़ा आप अपने मन को ये करिए, कंट्रोल करिए, फिर आपकी बीमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और मैंने धीरे धीरे मन को साधना शुरू किया योगासन प्राणायाम के द्वारा और काफ़ी कुछ मैंने मन को साध लिया है और अब काफ़ी स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा है, पेट की तकलीफ भी मेरी बहुत कम हो गई है। तो सर जैसे अभी आप 85 की उम्र के होने वाले हैं, मतलब कि आपने जैसे अभी मुझे बताया कि आपका जन्मदिन आने वाला है, लेकिन 85 की एज में भी सर आप काफी ऊर्जावान और एकदम तंदुरुस्त लग रहे हैं। तो इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि मैं स्पोर्ट्समैनशिप में शुरू से विश्वास करता रहा। अध्ययन में भी मैंने पाया कि बच्चों को खेल में लगा करके हम उनकी पढ़ाई को भी अच्छा कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं। तो मैं एक तो स्पोर्ट्समैन रहा। मेरा पहली कोशिश ये रही, मैं पहले स्प्रिंट रनर रहा हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मैं स्प्रिंट रनर था। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तभी से मुझको मेरा वेट जो है कम रहा, हम पूरे जीवन वेट कम रहा। हाँ, पेट की तकलीफ रही मुझको। तो मैं एक तो सुबह भ्रमण करता हूँ, प्रातः भ्रमण मेरा नित्य का नियम है। हल्का सा नाश्ता लेता हूँ और कहते हैं कम खाना और गम खाना। तो गम तो मैं नहीं खा सका, लेकिन कम मैंने खाया। कम खाने से मैंने काफ़ी कुछ अपने को साथ लिया और जो खाना खाता तो अच्छी तरह से मेरी शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता था।
वो मुझे लगा, और मैंने तेज चाल से और कुछ थोड़ा बहुत दौड़ करके अपनी फिटनेस को बनाए रखा। सर, आपके अनुसार स्वस्थ और लंबी आयु जीने के लिए कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारे अंदर हमें लानी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहे? स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप 5 बजे प्रातः उठ जाइए। पहला नियम ये कि प्रातः 5 बजे आप उठ जाइए और उठ करके प्रातः भ्रमण पर, मॉर्निंग वॉक पर चले जाइए। जितना दूर आप चल सकते हैं, जितनी दूर चल के आप थक सकते हैं, उतनी दूर तक चलिए। चाहे तेज चाल चलिए, चाहे मंद चाल चलिए। अगर संभव है तो आप दौड़िए भी, कुछ स्टेप्स आप दौड़िए। ये मैंने किया और इससे मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती रही, क्योंकि रात का खाना जो सवेरे तक हजम नहीं हुआ रहता है, प्रातः भ्रमण में, मॉर्निंग वॉक में वो खाना भी पूरा पच जाता है और शरीर नए खाने को पचाने के लिए तैयार रहता है, पेट अपना। ऐसा नियम पाल करके हम अपने, अच्छा उसके अलावा खाने पे हमको बहुत स्वाद पे नहीं जाना है, खाने पे कंट्रोल करना है। अपने खाने में ऐसा होना चाहिए कि पानी का अंश बहुत ज़्यादा हो, जैसे खीरा हो, ककड़ी हो, और सब्जी भी ऐसी जिसमें पानी ज़्यादा हो। मैं एक रोटी खाता हूँ, केवल एक रोटी, और मुश्किल से 50 ग्राम चावल। सब्जी ज़्यादा खाता हूँ, चाहे वो पत्तेदार सब्जी हो, चाहे पकाई हुई सब्जी हो। इसका मैंने शुमार किया है। और सवेरे मैं 3-4 चम्मच भिगाई हुई मूंग की दाल खाता हूँ, और चिया सीड्स भिगाया हुआ, और उसमें साथ ये किशमिश डाल देता हूँ, ये खाता हूँ। और यही मेरा सुबह का नाश्ता है। तो नाश्ते में भी मैं बहुत हल्का ही लेता हूँ। दोपहर के खाने में मैं एक रोटी लेता हूँ, 50 ग्राम चावल, और सब्जी अच्छी मात्रा में लेता हूँ। वो चाहे साग हो, चाहे पकाई हुई सब्जी हो, उसमें कोई ये नहीं है। तो सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी दिनचर्या कैसे होती है रोज की? क्या आप कोई कसरत या फिर योग करते हैं डेली? हाँ बेटे, मेरी दिनचर्या ये है कि प्रातः भ्रमण मेरी दिनचर्या का पहला स्टेप है। प्रातः भ्रमण मतलब मॉर्निंग वॉक। मैं कुछ देर तेज चाल चलता हूँ, कुछ देर मध्यम चाल चलता हूँ, कुछ दौड़ता हूँ, और इसके बाद घर आता हूँ, नींबू की चाय लेता हूँ। हल्की सी चाय उसमें रहती है, नींबू रहता है, और एक नींबू पूरा रहता है। इसके बाद फिर मैं योगासन और प्राणायाम करता हूँ। योगासन जैसे बाबा रामदेव ने बताया है, योग प्राणायाम 3-4 प्रकार के, वो प्राणायाम करता हूँ। और कुछ ये मैट की एक्सरसाइजेस, वर्टिब्रा कॉलम की एक्सरसाइज करता हूँ। इससे मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी स्वस्थ है, कोई कहीं पे नहीं तकलीफ है। ये मैं करता हूँ। फिर शाम को मैं हल्की सी चाय और बिस्कुट लेता हूँ। फिर रात को 8 बजे खाना खाता हूँ। उसमें खाने में भी वही 1 चपाती और 50 ग्राम चावल और भरपूर सब्जी, पत्तेदार और आलू वगैरह की पकाई हुई सब्जी। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ये लेता हूँ त्रिफला चूर्ण, और उसके साथ इसबगोल की भूसी थोड़ी सी, और ये दूध के साथ लेता हूँ, 1 कप दूध के साथ। और फिर 9 बजे तक सो जाता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है, और शायद मेरे स्वस्थ रहने का कारण भी यही है। जो पुराने जमाने का जो लाइफस्टाइल था और अभी जो नए जमाने का लाइफस्टाइल है, इनमें आप सर ऐसे कौन सा मतलब चेंजेस देखते हैं? क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? पहले का जीवन जमीन से ज्यादा जुड़ा था, लोग श्रम ज्यादा करते थे, शायद स्वास्थ्य का उनके कारण भी यही था।
स्वस्थ रहने का कारण भी यही था उनके। अब आज का जमाना जो है वो डिजिटल हो गया है। लोग श्रम कम करते हैं और आधुनिक उपकरणों के उपयोग में उसके साथ अपना सामंजस्य स्थापित करने में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो श्रम नहीं हो पाता। तो श्रम न हो पाने के कारण शरीर के अवयवों का सही उपयोग न होने के कारण शरीर एक तरह से स्थिर होता जा रहा है और इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लोग अस्वस्थ भी हो रहे हैं। आजकल के जो युवा है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। सर, आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं जैसे पेट की बीमारी से पूरे जीवन परेशान रहा, तो मैंने देखा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको हम और तरीके से दूर नहीं कर सकते। खेल में अपने को लगा करके, चाहे ग्रुप खेल हो चाहे सोलो खेल हो, बहुत बार जैसे बैडमिंटन है, लॉन टेनिस का सोलो यह नहीं कोई साथी मिलता है तो आप दीवार पे बॉल मारिए और उसको रिटर्न दीजिए, लेकिन आप खेलिए जरूर। शारीरिक श्रम जरूरी है, उसमें आपका मन लग जाता है। जैसे आप कोई ग्रुप में खेलते हैं तो अच्छा है, बैडमिंटन खेलते हैं तो कम से कम 2-4 खिलाड़ी होते हैं, तो ऐसे क्या जब तक खेलते हैं तब तक हमको ये सोचना पड़ता है कि जैसे मैं अगर शटल को हिट कर रहा हूँ तो कहाँ पे जाके लगनी चाहिए, माने सामने का जो काउंटर प्लेयर है उसकी नाक पे लगे तो उसको उठा नहीं पाएगा, तो हम एकदम हमारा दिमाग जो है वहाँ चला जाता है। तो इससे डिप्रेशन से हम इन तरीकों से बच सकते हैं, अपने को खेल में लगा करके। ऐसे ही अगर ग्रुप में नहीं जा पाते हैं तो सोलो खेल खेलें, दीवार पे ही बैडमिंटन से चिड़िया मारे, दीवार से रिटर्न बैक ले वापस करें। और बच्चे अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, छोटे बच्चे मिल जाते हैं तो उनके साथ उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के माने सहजता सरलता में खेलें, लेकिन उनके साथ भी खेलें तो भी हम अपनी उससे निजात पा सकते हैं डिप्रेशन से। तो मैं आज के युवाओं को ये सलाह दूंगा कि वो अपना वक्त डिजिटल संसाधनों पर कम करते जाएं और बच्चों के साथ इसके साथ खेल में वो अपने को ज़्यादा लगाएं। खेल जैसे क्रिकेट का खेल देखना, ऐसे ये सब अगर डिजिटल में आप जाना चाहते हो तो खेल देखें, कुश्तियाँ देखें, इस तरह की स्पर्धाएं देखें और खुद तो आपको उनसे खेल में आने की प्रेरणा भी मिलेगी, आप खेलेंगे भी, तो डिप्रेशन से आप दूर हो सकते हैं। सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, इससे हमारे युवाओं को काफी हद तक सहयोग मिलेगा और वो लोग भी खेलकूद में काफी हद तक पार्टिसिपेट करेंगे और खेलेंगे। सर, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डाइट प्लान कैसे रहता है? जो डेली थाली होती है, कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जो डेली आपकी थाली में होते हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ, मैं प्रातः काल में जब प्रातः भ्रमण पे या मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ और वहाँ से जब लौटता हूँ तो मैं नींबू की चाय, पूरा एक नींबू, बड़ा नींबू, एक नींबू निचोड़ करके और हल्की सी चाय डाल करके उसकी नींबू की काली चाय पीता हूँ बिना दूध के। और उसके बाद फिर अपने योगासन और प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम वही जो बाबा रामदेव ने बताया है, उन्हीं का देख करके मैं वो प्राणायाम करता हूँ। और कुछ कसरतें, एक्सरसाइजेज वर्टिब्रा कॉलम से संबद्ध जो हैं वो करता हूँ। और एक्सरसाइज दंड बैठक भी करता हूँ, करीब 25 दंड और 25 बैठक ये करता हूँ। और इसके बाद वो अपना मैट पर एक्सरसाइज करता हूँ वर्टिब्रा कॉलम की। और इससे निपटने के बाद चिया सीड्स आधा चम्मच और 7-8 किशमिश रात को भिगाए रहता हूँ, वो लेता हूँ। और थोड़ा सा 1 चम्मच में मोरिंगा का पाउडर भी डाल देता हूँ, ये लेता हूँ। और चाय और टोस्ट लेता हूँ। ये मेरा सुबह का नाश्ता हो गया। इसके बाद दोपहर करीब 12:30 या 1 के बीच में ही दोपहर का भोजन लेता हूँ। उसमें 1 रोटी होती है, 50 ग्राम चावल होता है
और मूंग की मान कई दालें, मूंग की, मसूर की, तुअर की, ये सारी दालें और बिना छिलके समेत ये मेरे घर में पकती हैं। ये दाल लेता हूँ 3-4 चम्मच। सब्जी में पत्तेदार सब्जियां और आलू की पकाई हुई सब्जी लेता हूँ। बस इतना मेरा ये है। और फिर शाम को टोस्ट और चाय लेता हूँ करीब 5 बजे। और 8 बजे रात को फिर वही एक रोटी और 50 ग्राम चावल और पत्तेदार सब्जियां, आलू पकाए हुए आलू की सब्जी, और थोड़ा सा उसमें घी भी रहता है दाल में। वही सारी दालें पकाई हुई एक साथ, और छिलके वाली, पूरी छिलके के साथ बनती हैं, छिलका उतार कर कभी नहीं। दूध का उपयोग मैं बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर करता हूँ। फिर रात को हल्का सा 2-4 चम्मच दूध का मिला हुआ मिक्स भी रहता है, उसमें त्रिफला चूर्ण मिलाता हूँ और पकाता हूँ। उसके साथ इसबगोल की भूसी आधा चम्मच ये लेता हूँ और 9 बजे तक सो जाता हूँ और फिर कल सुबह के लिए तैयार रहता हूँ। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको कोई कभी गंभीर बीमारी हुई है? अगर हुई है तो उससे निजात पाने के लिए आपने क्या किया है? मुझे बचपन से ही कलकत्ते में रहता था, कलकत्ते यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कलकत्ते की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ कॉन्स्टिपेशन रहता ही है। कुछ दिन मैंने कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव लिया। उस ज़माने में हर्बो मिनरल की दवा चलती थी, टैक्साइन, तो उससे पेट मेरा खराब हो गया। पूरी माने गट सिस्टम मेरा जो है वो डैमेज हो गया और बहुत पेट की बहुत बड़ी बीमारी, माने GERD से मैं पूरे जीवन परेशान रहा। अभी 2 महीने पहले तक भी मैं परेशान था। अब 2 महीने से मैं काफ़ी कुछ राहत, करीब 80% राहत मुझको मिल गई है। उस ज़माने में कोई किसी तरह का ना तो एंटीसीड होता था, न कोई पेट दर्द की दवा हुआ करती थी। उस ज़माने में ऐसे मेरे पिताजी होम्योपैथी की किताबें रखा करते थे। मैंने होम्योपैथी की किताब में पढ़ी इस ख्याल से कि मैं अपनी तकलीफ़ें कम कर सकूं। तो डॉक्टर NC घोष की किताब मिली मुझे, प्रैक्टिशनर्स गाइड। उसमें मैंने पढ़ा कि गर्म पानी, आप अगर एसिड अम्ल ज़्यादा है पेट में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना गर्म आप बर्दाश्त करें उतना गर्म पानी पीजिए, तो एसिड को काफ़ी वो कंट्रोल कर लेता है। और अगर कभी पेट में बहुत दर्द हुआ तो भी वही गर्म पानी आपका इलाज है। उस समय कोई एंटीसिड था ही नहीं और कहीं भी कोई ऐसी दवा नहीं थी जो पेट के अम्ल को या एसिड को मार सके। पेट को वही न्यूट्रलाइज भी करता था गर्म पानी और काफ़ी कुछ कम कर देता था। तो इस तरह से मेरा जीवन चलता रहा, पेट दर्द के साथ, पेट की बीमारी के साथ। हालांकि मैं कम खाता था फिर भी मेरा एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा था। कम खाने के बावजूद भी मैं एक खिलाड़ी जैसा दिखता भी था, खिलाड़ी जैसा रहता भी था, फिट रहता था, स्मार्ट रहता था और कभी कोई आलस मुझको छू नहीं गया था। हालांकि इस पेट की ऐसी बीमारी में ये सारी चीज़ें आम होती हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं हो पाई। तो सर, आपके अनुसार अच्छी नींद और मानसिक शांति के लिए कौन सी ऐसी चीज जरूरी है? अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी है शारीरिक श्रम। आप शारीरिक श्रम करिए, शाम को कम से कम 3 घंटे का ऐसा कुछ नियम बनाइए कि अपनी हॉबी के अनुसार कोई काम लीजिए और वो करिए जिसमें शारीरिक श्रम हो और आपका मन भी उसमें लगे, आपकी हॉबी का हो, मन से करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब हम तकली काटते, पुराने ज़माने में हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो तकली काटना हम लोगों को सिखाया गया था। तो उन्होंने कहा कि मन को साधने के लिए तकली का उपयोग करिए, इससे मन सधता है। और श्रम का जब बहुत बड़ा उपयोग है कि हम इससे अपने शरीर को भी साध सकते हैं,
अपने शरीर को थका सकते हैं। जब तक आप थकाएंगे नहीं शारीरिक रूप से अपने शरीर को, तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। और दूसरे एंजाइटी डिप्रेशन से बचने के लिए एक सबसे बड़ा है योगासन और प्राणायाम। योगासन और प्राणायाम करिए तो आप अपने मन को साध सकते हैं। और अगर आपने मन को साध लिया और आप समय से सो जाइए, कोशिश करिए कि 9 बजे तक आप सो जाएं। लेकिन इसके लिए आपको अपने शरीर को थकाना होगा और शरीर के साथ आपको मन को भी थकाना होगा। और प्रयत्न योगासन और प्राणायाम के माध्यम से आप मन को भी साध लेंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप साध लेंगे। धीरे धीरे आपका डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं खत्म होगा तो कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका डिप्रेशन कम होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। नींद नहीं आने का कारण एक है कि हम कभी सोच में पड़ जाते हैं, चिंता करते हैं तो नींद नहीं आती। अगर आप चिंता छोड़ दें, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं नागपुर के, विनोद गोयनका, श्री विनोद गोयनका मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं। और मुझसे हालांकि 16 वर्ष छोटे हैं, लेकिन मैंने देखा उनको कि वो जैसे ही जाते हैं बिस्तर पे, उनको नींद, इतना बड़ा काम संभालने के बाद भी वो ठीक से सो जाते हैं। जैसे बिस्तर में जाएंगे नींद आ जाएगी। और मैंने देखा कभी वो किसी चीज को सीवियरली नहीं लेते। किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो ऐसे, माने उनको लगता है कुछ लगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति ऐसे जिन्होंने अपने को ऐसा बना लिया है कि उनको किसी चीज न तो उनको पैसे का ये लेन देन भी वो अपना सही करते हैं, सब करते हैं, लेकिन किसी चीज को लेकर के वो व्यग्र या उद्विग्न नहीं होते। तो उनसे एक दिन मैंने पूछा कि भैया आप ये कैसे साध लेते हैं? तो उन्होंने कहा सर ये साधना क्या है, अब वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आपने क्या किया दिन भर, क्या नहीं किया, सब छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए और आराम से अपनी चिंताएं, अपनी बातें, दिन भर की बातें सब भूल जाइए, बिस्तर पे जाइए और सो जाइए। तो मैंने उनको देखा और मैं कोशिश करता रहा उनको फॉलो करने की, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन लोगों को करना चाहिए। इसमें उन्होंने भी बताया कि योगासन और प्राणायाम से उन्हें काफी मदद मिली। और शाम संध्या वेला में स्नान भी एक बहुत अच्छा योग है जिससे नींद अच्छी आती है। सर, हेल्थ से रिलेटेड कोई एक ऐसा टिप्स आप हमारी जनता को देना चाहेंगे जिससे कि वो अभी इस चीज का लाभ उठा पाए? स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक श्रम है। अगर आप श्रम नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। श्रम सबसे जरूरी है। इस धरती पर हम आए, शुरू में हम अपने भोजन के लिए कड़ी मेहनत करते थे और वही आज भी है। श्रम के बिना हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते। तो श्रम तो सबसे जरूरी है। और चिंताओं से मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक है खेल की प्रवृत्ति होना। आपके अंदर खेल की प्रवृत्ति होगी तो आपका माने श्रम भी हो जाएगा और दुश्चिंताओं से आप मुक्त भी रहेंगे। और तीसरे, आप कम खाइए, गम खाइए। गम खाना तो सबके वश का नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो ये भी सध जाएगा। कम खाना और गम खाना ये बहुत पुरानी कहावत है और ये मैंने अपनी जिंदगी में ये सार्थक पाया इसको। तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा आपसे। अगर आप 20 साल के होते तो आप ऐसी कौन सी चीज हेल्थ से रिलेटेड मतलब करना चाहते जो आप तब कर पाते? मैं 20 साल की उम्र में
तब भी मैं छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादा अपना समय बिताता था, उनके साथ खेलना, उनकी बिल्कुल ना उनका सब सरल स्वभाव और उनका रूठना मनाना, खेल खेल में हम बचपन में खेलते थे, रूठ जाते थे, फिर कोई हमारे दोस्त आते थे, मनाते थे और फिर मान भी जाते थे, फिर खेल में लग जाते थे। तो खेलना, राग पाल लेना और फिर उसे भूल जाना, कभी माने परमानेंट दुश्मनी किसी से नहीं होती थी, वो थोड़ा सा हुआ फिर उसको भूल जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यह कि किसी ग्रंथि को ना पालें। सो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हम खेल कूद में रह करके ग्रंथियाँ नहीं पाल पाएंगे, और छोटे बच्चों में ऐसा मैंने पाया है। और शायद काश मैं आज छोटा बच्चे के रूप में होता तो ऐसा ही करता और बच्चों में रह करके अपना स्वास्थ्य सुधार लेता। तो सर, ये आपने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया इस चीज का। सर, मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि ऐसी मतलब कोई सीख है जो आप हमारी ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड वो अपने लाइफ को कैसे और अच्छी तरीके से फिट कर सकते हैं, एकदम आपके जैसे ही वो फिट रह सकते हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि आज दूध तो पूरा का पूरा कंटामिनेटेड है, प्रदूषित है। फलों में भी आजकल बहुत सारे कंटामिनेशन या उसमें जैसे पकाने की प्रक्रिया में और इसमें बहुत ही होता है। तो हम अपने खाने को मैंने पाया कि नींबू सबसे बढ़िया फल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, और दूध का तो न ही उपयोग करें सबसे बढ़िया। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि भाई मेहनत तो जरूरी है, मेहनत हम जरूर करें। तो खाने में कोशिश करें कि प्रीबायोटिक्स हमारे खाने में हो। प्रीबायोटिक्स मतलब ऐसा अन्न खाएं, ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर्स हो, इनसोल्यूबल फाइबर्स हो, जो कि हमारी बड़ी आंत में जाकर के ही पचते हैं, छोटी आंत में नहीं पचते। और इससे हमारा पूरा गट सिस्टम जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और हम गट सिस्टम में हमारी सोच भी गट सिस्टम से ही निर्देशित होती है। गट सिस्टम हमारी सोच को भी निर्देशित करता है, हमारी चिंताएं। माने लोग जैसे राम वर्मा को भी मैंने सुना है, उनका भी कहना है कि जो आत्महत्याएं भी होती हैं वो उनका गट सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा संबंध है। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, गट सिस्टम जैसे मैंने प्रीबायोटिक्स लेना और कम खाना ऐसे शुरू किया तो 5-6 महीने में मैंने काफ़ी कुछ अपने को कंट्रोल कर लिया। तो मुझे लगता है कि शायद ये कथन सही है कि अगर हम गट सिस्टम को सही कर लें तो हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और इस तरह से अपना जीवन स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसे कि सर ने हमारे साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से शेयर किया और हमें ये सारी चीज़ें बताई कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें मतलब एक्सरसाइजेस करते हैं, खान पीन में ध्यान देते हैं। तो सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आप लोगों को सजेस्ट किया कि आपको आपकी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन लाने चाहिए जिससे कि आपका जो हेल्थ है वो एकदम फिट रहे। जब सर खुद 85 की एज में भी वो फिट रह सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं। तो मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सहायता मिले। धन्यवाद।